नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। साथ है मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया। आज हम जो एग्जिट पोल कल हुआ था हम उसका विश्लेषण करेंगे। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम आज पूरा दिन आपको तमाम जो विधानसभा हैं उसका लेखा जोखा बताएंगे कि आखिर कौन कहां पर बारी है और ये सीट किसको जा रही है। तो 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 3 ही चरणों में हम भी अपना विश्लेषण आपको दिखाएंगे, और वो भी आज ही, क्योंकि कल का दिन जो है उसमें कोई और प्रोग्राम आ जाएंगे और परसों तो वहाँ पर काउंटिंग होगी। लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहाड़ी ज़िलों से जो पहले फेज़ में हुए थे। तो सबसे पहले हम चलेंगे किश्तवाड़, डोडा और रामबन। तो दीपक, पहले कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले पीर पंचाल के बिल्कुल साथ से शुरू करते हैं। पाडर नागसैनी की सीट से नई सीट बनी है किश्तवाड़ ज़िले की। हमने आपको कल बताया था कि किश्तवाड़ में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा जो एग्जिट पोल था, हमने एक सीट दी थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एक बीजेपी को, एक इंडिपेंडेंट को। मगर हमने आपको कल जाते जाते एक बात साफ तौर पर कही थी कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो ओपिनियन पोल होते हैं। हमारा ओपिनियन होता है कि आखिर कौन जीत रहा है या कौन हार सकता है। ये कंफर्म नहीं होता क्योंकि हमने हर वोटर से ना बात की हुई ना वोट गिने हुए, और वो आपको परसों 8 अक्टूबर को ही एग्जैक्ट पता चलेगा। उससे पहले आपको केवल हम यही बता सकते हैं कि किस सीट पे मार्जिन हम किसको दे सकते हैं। तो जैसे हमने किश्तवाड़ में 3 सीट्स दी हैं अलग अलग, तो शुरुआत करते हैं पाडर नागसैनी से। नई सीट बनी है, करीबन 46,000 वोटर है कुल मिलाकर। छोटी सीट है मगर पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है। तो शुरुआत करते हैं पवन जी, हमने पाडर नागसैनी की सीट किसको दी थी? देखिए, पाडर नागसैनी की सीट जो हमारे आंकलन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जा रही है जी, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला कड़ा है। ये नहीं कह सकते हम कि आसानी से वो सीट जो है वो सुनील शर्मा ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो समीकरण है, वहाँ पर जो इस समय हालात बने हुए हैं उसके चलते, क्योंकि जब ये नई विधानसभा बनी थी तो अधिकांश जो एक इलाका किश्तवाड़ का था जो पाडर मचेल के साथ सटा हुआ था, वो सारा जो है वो इसके साथ जोड़ दिया गया था। और वहाँ पर सुनील शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली विधानसभा है, तो किश्तवाड़ से शिफ्ट हुए थे वहाँ पर, और वहाँ पर उनका मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कदावर अगर कहें तो मैं तो उनको ज़बरदस्त कैंडिडेट मानता हूँ, पूजा जो ठाकुर है। देखिए, पूजा ठाकुर भी है और एक वहाँ पर और कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट उतरे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, वहाँ पर स्थानीय नेता हैं, ठाकुर नेता हैं। तो एक और चीज़ है, जैसे हम समीकरणों की बात करते हैं, जातीय समीकरण बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि हम जाति के आधार पर टिकट्स भी देते हैं। तो इसमें कोई चर्चा करने में कुछ नहीं है। मुझे लगता है इंडिया में तो जातीय समीकरण की चर्चा होती है तो 2 राजपूत कैंडिडेट हैं, 1 ब्राह्मण कैंडिडेट है। सुनील शर्मा इसलिए बड़ा चेहरा है क्योंकि सुनील शर्मा पहले मंत्री भी रहे हैं किश्तवाड़ से जीतकर, और सुनील शर्मा जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के बड़ा चेहरा हैं, जिनको कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जब रैली करने आए थे तो ये बोल के गए थे कि आप पाडर से सुनील शर्मा को विधायक बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। तो बड़ा आदमी तो समझ सकते हैं हम सियासत में कौन होता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, या आप जो बड़े ओहदों पर बिठाते हैं उनको। कंपटीशन जैसे पवन जी ने बताया बिल्कुल टफ है, मगर हमने अपने सर्वे में वो सीट बीजेपी के खाते में रखी हुई है कि बीजेपी को उसमें अच्छा एज है और सुनील शर्मा विजयी हो सकते हैं अच्छे मार्जिन से। थोड़ा नीचे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सीट किश्तवाड़, जो ज़िले का नाम भी है और सीट भी है। तो किश्तवाड़ पे पवन जी हमारा आंकलन क्या कहता है? देखिए, अभी हम किश्तवाड़ में आ रहे थे, लेकिन पहले जो पाडर नागसैनी है ना, उसमें मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है। हमने सीट दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी के सुनील जो हैं वो वहाँ से जीत रहे हैं। तो पवन जी की बात थी, हाँ, वो बीच में रह गई जो इन्होंने ख़त्म किया था कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा जो एक खास समुदाय जहाँ पर अच्छा खासा उनका वोट बैंक चंक है, और पिछली बार ये इलाका जो था, इस इलाके के वोट जो पिछले 2014 में चुनाव हुए थे तब ये वोट ज़्यादातर उस इलाके से पीडीपी को गए थे। हाँ। तो ये एक खास चंक है, करीबन 4-5-6 मोहल्ले हैं उसमें, लोकेलिटी है, करीबन 4,000 वोट है, 4-5,000। ये चंक जो है ये पाडर नागसैनी में चला गया है किश्तवाड़ का डिलिमिटेशन के बाद। तो वो भी समीकरण बदल सकता है काफ़ी चीज़ों को लेकर। और साथ में एक चीज़ और है, वहाँ पर जो पूजा ठाकुर है वो वहाँ की नेता है, हाँ, स्थानीय नेता है। उसने वहाँ पर कई प्रोटेस्ट लीड किए हैं, कई लोगों की डिमांड्स जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने लोकल मुद्दे उठाए हैं। और साथ में डबल फायदा ये है कि उनके ससुर डीडीसी है, उनके पिता भी डीडीसी है। वो वाला वोट भी अगर कंसोलिडेट किया जाए
तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, क्योंकि जो तीसरा कैंडिडेट है वो जितने भी वोट काटेगा वो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के वोट कटेंगे, क्योंकि वो उन्हीं का रेबल है। तो खैर अब ये मुकाबला तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट डाली है कि पार्डर नायक सैनी की पहली सीट जो है नई विधानसभा की वो भाजपा के खाते में जा रही है। किश्तवाड़ में आते हैं, ट्रेडिशनल सीट पर, बड़ी पुरानी सीट है। किश्तवाड़ की बात करते हैं। किश्तवाड़ को क्या लगता है? देखिए, किश्तवाड़ जो जिला है इसके अंदर जो 3 विधानसभा है ना किश्तवाड़ में, नहीं किश्तवाड़ जिला तो हमने शुरू कर लिया ना, पार्डर की बात होगी, किश्तवाड़ की सीट की। 3 विधानसभा है, किश्तवाड़, इंद्रवाल और पार्डर की तो हमने बात कर दी। अब किश्तवाड़ की 2 सीट है, ये हम जो है, मैं तो अभी सब लोगों ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, हमने भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज होगा, जीतेगी या हारेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ा मुकाबला है, क्योंकि ये आसानी से सीट भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हम इसको एनसी के खाते में रख रहे हैं, एनसी को एज होगा, लेकिन मुकाबला जो है वो कड़ा होगा। हो सकता है कि फैसला पलट भी जाए। एक्चुअली सियासत में क्या होता है कि आप चाहे कुछ भी कहें, सियासत में इमोशंस की बहुत वैल्यू होती है। हमने देखा था जब राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं रहे थे 1991 मई में, उस समय चुनाव चल रहे थे, और वो चुनावों के बाद जिस तरह कांग्रेस ने बहुत सारी सीट्स जीती थी, ये इमोशंस होते हैं। और इंदिरा गांधी के दुनिया से चले जाने के बाद राजीव गांधी ने एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस जीत कर आई थी, तो इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। मरहूम अजीत पवार और अनिल परिहार और अजीत परिहार के परिवार से आने वाली उनकी बेटी शगुन परिहार, जिनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी रैली में ये कहकर संबोधित किया कि शगुन मेरी बेटी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इमोशंस को कैच करने के लिए किश्तवाड़ में इस बार इमोशनल वेव भी होगी, चाहे ये बीजेपी माने या नहीं माने, हम एज ए पत्रकार अपने सर्वे के हिसाब से मानते हैं अच्छा खासा वोट जो है पड़ा होगा। और जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है, क्योंकि फॉर्मर MOS होम सजाद अहमद किचलू वहाँ से जो है मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, स्थानीय भी हैं, किचलू मोहल्ला उन्हीं के परिवार पे नाम है। तो इसलिए एक चीज़ तो बहुत साफ है कि ख़ास तौर पे ये जो है सीट ये इनके खाते में जा सकती है, ऐसा लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते, मगर एज नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एज नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन मुकाबला कड़ा है, क्योंकि किश्तवाड़ में बराबर का वोट है समुदाय की, अगर बात करते हैं। और साथ में एक चीज़ और बड़ी वहाँ पर जो फैक्टर है वो ये है कि किश्तवाड़ का जो हिस्सा कटकर पार्डर नायक सैनी में गया है जी, वो कभी PDP का गढ़ हुआ करता था। बिल्कुल। अब फिरदौस टाक वहाँ पर उम्मीदवार है, अब डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कितना वोट किश्तवाड़ विधानसभा से फिरदौस टाक लेते हैं। उसके बाद दोनों विधानसभा दोनों कैंडिडेट के बीच का आंकड़ा तय होगा कि कौन कितने से। देखिए पवन जी, सियासत में 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जहां पर फाइट नेक टू नेक होती है 2 कैंडिडेट की, वहां तीसरा कैंडिडेट कितने वोट लेता है और किस पार्टी के वोट को तोड़ता है, ये बहुत अहम होता है देखना। तो यहाँ पर इतना कंफर्म है कि फिरदौस टाक जो PDP के कैंडिडेट है, पिछली बार भी वही थे 2014 में, उन्होंने पिछली बार जितना वोट लिया था, अगर वो इतना वोट ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एनसी को नुकसान कर जाएंगे, और अगर वो उससे कम वोट लेते हैं तो एनसी को फायदा पहुंचाएंगे। तो फिरदौस टाक के वोट लेने पर ये डिसाइड करेगा कि शगुन परिहार जीत के आएंगी या सजाद किचलू। मगर हमने ये सीट एनसी को इसलिए दी है क्योंकि हमने जब वोट्स का समीकरण हमने आपको बताया, अच्छी खासी पोलिंग, करीबन 75% से ज़्यादा पोलिंग किश्तवाड़ सीट पर हुई थी, और वो पोलिंग किन लोकेलिटीज़ से हुई थी, किस समुदाय का वोट ज़्यादा पड़ा है, हम इसको भी ज़रा सा सर्वे में अपने रखते हैं, और इस पर भी हमने थोड़ा देखा था किस तरह के समीकरण निकल कर आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें एनसी का एज लग रहा है। मगर बीजेपी को कम आंकना गलती होगी। बीजेपी बहुत अच्छे कंपटीशन में है और कभी सरप्राइज भी कर सकती है अच्छे खासे वोटों से अगर जीत जाए तो। बिल्कुल। तो तीसरी विधानसभा है इंद्रवाल बड़ी दिलचस्प विधानसभा है। इंद्रवाल में इस बार खिचड़ी पक रही है, वो खाएगा कौन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहां पर गुलाम अहमद सरूरी जो हैं वो बड़े पुराने लीडर हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी, और उन्होंने पार्टी को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद का हाथ पकड़ लिया। बाद में हालांकि आरोप लगे कि आज़ाद साहब ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, वो बात की बातें अब वो चला गया है समय। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है इंद्रवाल में है। एक तो INC के कैंडिडेट के साथ, दूसरा जो है वो बीजेपी के कीन है बीजेपी के कीन भी जो है मुकाबले में कम नहीं आंक सकते। हाँ, वो मुकाबले में है, और क्योंकि वहाँ पर प्यारे लाल हैं। सुनील शर्मा से एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने हमें कहा कि इंद्रवाल में भी कीन मुकाबले में है और उनके लिए भी अच्छा प्रचार हुआ है। बड़ी बात यह है कि वहाँ प्यारे लाल जो NC के रेबल हैं
और साथ ही साथ सरूरी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों कैंडिडेट जो है इस तरह से काम कर रहे हैं कि खाली वोट नहीं काटे हैं, समझ लो जीतने की भी पोजीशन में हो सकते हैं। तो चौतरफा मुकाबला वहां पर भी हम मान के चल रहे हैं। लेकिन सीट जो है वो हम इंडिपेंडेंट को दे रहे हैं, उसमें 2 इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी ले सकता है। हमने वो सीट इंडिपेंडेंट्स के खाते में रखी हुई है, क्योंकि वहां पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जो रोशन लाल हैं, जो प्यारे लाल के भाई हैं, इन दोनों भाइयों का इंद्रवाल विधानसभा के भीतर जितना भी एक जाति समुदाय की अगर बात करें तो एक अच्छा रसूख है। और ये समाज सेवी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको बोला था कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन समीकरण ऐसे बने, ऐसे हालात बदले कि उनकी टिकट को काटना पड़ा। वहाँ पर जो कांग्रेस के खाते में टिकट चली गई। और प्यारे लाल ने जब नामांकन भरा था तो मुझे याद है उन्होंने 2 लाइनें कही थी कि जिन लोगों के कहने पर मेरी टिकट जो है वो काटी गई है, कांग्रेस को सौंपी गई है, अगर वो सोचते हैं कि वो जीत के जहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर तो मैं जीतूंगा भी, और जिस विधानसभा में वो खड़े हैं मैं उनको भी हरवा दूंगा। हमारे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं पवन जी, तो हम बता दें हमारे व्यूअर्स को कि बिल्कुल आप लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए छंब और बिश्नाह के बारे में। तो आपको ये तीसरे लाइव में पता चलेगा। आज हम लोग 3 फेज़ में जैसे चुनाव हुए थे, पहले अभी क्या जो हम ये आंकलन बता रहे हैं, हम ये बताएंगे किश्तवाड़, डोडा और रामबन ज़िलों का। दूसरा हमारा करीबन 3 बजे के करीब हम आपके सामने दोबारा आएंगे और हम आपको तब बताएंगे रियासी, राजौरी और पुंछ का। फिर हम आपके सामने करीबन 5 साढ़े 5 बजे हमारा जो तीसरा कार्यक्रम आएगा, उसमें जो अंतिम चरण के चुनाव हुए थे जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा, उसका हम आंकलन बताएंगे। तो मुझे लगता है छंब और विश्नाह वालों को शाम को 5 साढ़े 5 का वेट करना होगा। तब तक ज़रा वो पहाड़ी ज़िलों का हाल जान लें कि क्या हमने बनाया है और परसों क्या सामने आएगा। इसमें अंतर हो सकता है मगर हमारी जो हमारा रिसर्च है, सर्वे है, बहुत नज़दीक होगा। आप ये चीज़ नोट करिएगा। तो चलिए, ये हमने किश्तवाड़ का आपको बता दिया। 3 सीटों पर किश्तवाड़ का बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 सीटों पर एक को बीजेपी को एच दिए हमने, एक को एनसी को और एक को इंडिपेंडेंट। तो कहीं पर भी एक पार्टी पूरी वो नहीं है कि लेके जा रही है। आखिर रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट में तीनों एक पार्टी भी ले सकती है, 2 इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं, एक में बीजेपी भी हो सकती है, 2 में और 3 में भी हो सकती है। तो ये हमारा सर्वे है सिर्फ जो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और मुझे पता है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल काफ़ी दूर होते हैं कई बार, जैसे लोकसभा चुनावों में हुआ, मगर हमने अपना सर्वे बता सकते हैं आपको। बाकी एग्जैक्ट रिजल्ट तो परसों इस समय तक तो लड्डू बट चुके होंगे, ढोल बज चुके होंगे, तो आपके सामने हम जब बैठे होंगे तो पूरा आंकलन बता रहे होंगे। फिर तो बात ये हो रही होगी कि सरकार किसकी। अगर हम ओपिनियन पोल और सर्वे की बात करें, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, कल एक चैनल पे एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे, जब उनसे पूछा गया जम्मू को आप कितनी सीटें दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा पिछला चुनाव भूल गए क्या। अच्छा, पिछला चुनाव भूल गए क्या। जो उस समय आपके आंकड़े थे, जो आपका ओपिनियन पोल था, वो गड़म करके नीचे गिरा था, इसलिए 8 तारीख का इंतजार करिए। तो हम ये नहीं कहते कि हम जो बता रहे हैं बिल्कुल, हम आपको सिर्फ एज बता रहे हैं कौन आगे, ये क्या होगा नहीं होगा, ये 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि जो ईवीएम होती हैं उसके अंदर सब कुछ कैद हो चुका है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड की हकीकत कि वहाँ पर समीकरण क्या थे, कौन किसको जा सकता है। हमने ये कहा है कि नेक टू नेक फाइट है। हाँ, ये है जरूर कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट को एज है। अब डोडा की ओर चलते हैं। भद्रवाह की बात करें तो जिसको मिनी कश्मीर, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो एक तरफा मुकाबला लग रहा है। बीजेपी की वो सीट आराम से निकल जाएगी। बीजेपी के मुकाबले में थे, बीजेपी के जो परिहार वहाँ के कैंडिडेट हैं, दिलीप सिंह परिहार, उनके मुकाबले में फॉर्मर मिनिस्टर नियाज साहब के बेटे थे। हालांकि युवा चेहरा है कांग्रेस से, मगर उतना वोट नहीं बटोर पाए होंगे स्थानीय लोगों से या बाकी जगह से पता चला। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में वो नहीं गए थे, कांग्रेस में रहे थे, मगर कहीं ना कहीं आज़ाद की पार्टी का भी इतना सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे। वो सीट बीजेपी के खाते में ही हम रख रहे हैं। तो अब मुकाबला जो मुख्य है वो डोडा ईस्ट और वेस्ट पे है। सबसे पहले चलते हैं डोडा ईस्ट। अच्छा, डोडा में ना एक और दिलचस्प कैंडिडेट इस बार है जिसकी चर्चा पिछले 3-4 दिन से हो रही है। जब वो चुनाव में था तब इतनी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से महराज मलिक, हाँ, जो जिनके लिए संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के वहाँ पर कैंपेन करने आए थे, और महराज मलिक की हमने एक आपको खबर भी दिखाई थी कि जनता को उन्होंने कहा था मुझे सपोर्ट करिए। किसी ने उनके लिए गाड़ियाँ दी, किसी ने खाने पीने का अरेंजमेंट, किसी ने पोस्टर छपवाए, तो लोग उनके साथ जुड़े थे और वो सोशल मीडिया पर बहुत देर से एक्टिव थे, 3-4 सालों से एक्टिव थे वो। तो महराज मलिक की भी चर्चा है और मुकाबले में मान रहे हैं हम उनको भी। मगर महराज मलिक मुझे लगता है जीतेंगे नहीं तो कम से कम किसी के हारने की जिम्मेवार ज़रूर होंगे।
नहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर ना बन जाए डोडा के भीतर, क्योंकि जिसके साथ दुनिया चल पड़ती है ना, फिर बड़े से बड़े कदावर नेता भी क्यों सामने खड़े ना हो, वो उनकी हार जीत का फैसला वो डिसाइडिंग फैक्टर करता है जिसके पीछे दुनिया चलती है। खैर चलो देखते हैं रिजल्ट के ऊपर क्या आता है। लेकिन डोडा की हम बात करते हैं तो डोडा ईस्ट के बारे में दीपक क्या कहोगे? डोडा ईस्ट पे अगर हम पहले चले हैं तो डोडा ईस्ट पे मुझे लगता है कि जो मुकाबला है वो कड़ा भी है, मगर उसमें बीजेपी को एज दिया जा सकता है। डोडा ईस्ट में बिल्कुल मुझे लगता है बीजेपी को एज दिया जा सकता है, क्योंकि डोडा ईस्ट में बीजेपी के फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी और बीजेपी के मुकाबले में वहाँ पर जो है, देखिए वहाँ की जो पोलिंग परसेंटेज है ना, हाँ, उसके आधार पर मुझे लग रहा है डोडा ईस्ट के भीतर भी समीकरण कहीं थोड़े बहुत बदले ना। देखिए डोडा ईस्ट की अगर हम बात करें तो डोडा ईस्ट में है गजय सिंह, वही है कैंडिडेट वहाँ से, भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुकाबले में इसलिए मैं उनको रख रहा हूँ ज़्यादा ऊपर, क्योंकि वहाँ जो उनके ऑपोजिट हैं वो है नजीब सोहरावर्दी, और साथ ही साथ उसमें आते हैं आपके DPAP के मजीद वानी। तो मजीद वानी और सोहरावर्दी वहाँ से पहले भी एक दूसरे के ओपोनेंट रहे हैं और एक बार दोनों जीते हुए हैं एक दूसरे को हराकर। एक बार मजीद वानी जीते, एक बार डोडा में मुझे एक सीट क्लियर दिख रही है जो शक्ति राज परिहार की है, वो डोडा वेस्ट है। डोडा वेस्ट मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि वो नहीं, वहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप कुमार से था जो प्रोफेसर हैं, और प्रदीप कुमार को सपोर्ट NC ने किया है वहाँ पर, मगर यह है कि शक्ति राज परिहार का वहाँ पर एज है क्योंकि शक्ति राज परिहार वहाँ स्थानीय है। मगर महराज मलिक का जो रोल है जी वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वेस्ट में। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अगर शक्ति राज परिहार के खाते में हम ये सीट डाल रहे हैं तो महराज मलिक भी कहीं ना कहीं वहाँ पर टच कर रहा है, तो कहीं ये फाइट टफ ना हो जाए। देखिए डोडा की हम अगर कुल मिलाकर देखें तो डोडा की दोनों सीट्स पर बीजेपी को एज है, ये दोनों सीट्स पर ईस्ट वेस्ट पे, मगर मुकाबले में है दोनों सीट्स। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों सीट बीजेपी आराम से जीत जाएगी या बड़े मार्जिन से जीत जाएगी। बीजेपी के ऑपोजिट में भी वहाँ पर एक वेव बनी हुई थी अंदर खाते में, चाहे लोगों ने खुलकर बात नहीं की। उसका एक और कारण था कि DDC चुनाव जब हुए थे तो शक्ति राज परिहार दोनों सीट्स पर हारे थे, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट एडवोकेट हाशमी ने हराया था शक्ति राज परिहार को। वही एडवोकेट हाशमी अब चाहे आज़ाद थे, वो उम्मीदवार बनने जा रहे थे मगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, मगर कहीं ना कहीं एडवोकेट हाशमी एक लोकल पॉपुलर फिगर हैं। उनके परिवार का बहुत अच्छा रसूख है, उनके पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पर डोडा सिटी में, तो उनका जो वोट बैंक है वो किस तरफ गया होगा ये देखना बहुत अहम रहेगा। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अगर शक्ति राज परिहार को पहले हराया था तो उनको तो उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, वहीं ऑपोजिट में ही गए होंगे, तो वो वोट बैंक जो है वो मैटर करता है। और इस बार यूथ वोट भी अच्छा खासा था डोडा में, और यूथ में एक चीज़ का गुस्सा भी था डोडा को लेकर भी कि काफ़ी सारी चीज़ों में डोडा के भी काम नहीं हुए थे। इवन शक्ति राज परिहार से भी लोगों की नाराज़गी तभी दिख गई थी जब उन्होंने DDC चुनाव हार गए थे और लोगों ने कहा था कि शक्ति राज परिहार मंत्री भी रहे मगर लोगों के साथ जुड़ाव में लोगों के इतने काम नहीं करवा पाए, तो ये असर हो सकता है। मगर शक्ति राज परिहार को मैं फिर भी एज दे रहा हूँ कि वो सीट अपनी निकाल लेंगे ये वाले चुनावों में, ऐसा लग रहा है। चलो डोडा और किश्तवाड़ का तो हो गया विश्लेषण कि जहाँ पर क्या क्या रहेगा। भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ में तो बीजेपी एक ले रही है, एक NC को एज दे रहे हैं, एक हम इंडिपेंडेंट को एज दे रहे हैं। और आप बात करते हैं डोडा की, तो डोडा में हम एक बीजेपी को एज दे रहे हैं, दूसरे पे बीजेपी की फाइट दे रहे हैं। और भद्रवा जो है, भद्रवा मुझे लग रहा है बीजेपी क्लियर तो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो मुकाबला था न्याज के साथ साथ वहाँ पर एक और कैंडिडेट थे जो नौकरशाह रहे हैं, क्या नाम है उनका, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो फ्रेंडली सीट है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये फ्रेंडली वाले चक्कर में कहीं ना NC और कांग्रेस को दोनों को मार भी लग सकती है। यही कारण है, वोट तो ले रहे होंगे ना कहीं फ्रेंडली। यही कारण है कि दिलीप सिंह जो परिहार हैं वो एज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी कारण हमने वो बीजेपी को क्लियर की है सीट, क्योंकि NC और कांग्रेस का जहाँ जहाँ पे फ्रेंडली मैच है ना, वहाँ एक दूसरे के वोट काट रहे हैं, वहाँ दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे और फायदा तीसरे को मिलेगा, ये तो क्लियर है। अब दीपक चलते हैं रामबन जो है ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग विधानसभा है। यहाँ पे पवन जी कैंपेन के दौरान ही रामबन में बनिहाल की जो उनके कांग्रेस की जो सीट नज़र आ रही है, हालांकि हमने कांग्रेस के खाते में रखी है वो सीट, मगर वहाँ दिक्कत क्या आ रही है, एक तो मैच फ्रेंडली था, NC के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं
एनसी के कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है, मगर उन्होंने कांग्रेस के ही बारे में इतना बोला है उसको सीट को लेकर, और लगातार विकार रसूल वानी ने उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष किया, उमर अब्दुल्ला ने विकार रसूल वानी पे किया है। तो वहाँ फाइट एनसी कांग्रेस की होती नजर आ रही थी, उसमें बीजेपी कहीं फायदा ना ले जाए वो दिक्कत हो सकती है। मगर वो सीट हमने फिलहाल विकार रसूल वानी के खाते में रखी है, क्योंकि वो कांग्रेस के फॉर्मर बनिहाल में भारतीय जनता पार्टी का मैं उसको एज नहीं दे सकता हूँ। बनिहाल में क्या है कि जो शहीन हैं सजाद शहीन, वो भी कदावर नेता हैं, वो पुराने नेता हैं। वकार रसूल वानी भी अच्छे नेता हैं, पुराने लीडर हैं। लेकिन वहाँ पर जो समीकरण है ना बनिहाल विधानसभा के, वो लास्ट में फाइट इन दोनों के बीच रहेगी। बिल्कुल। और इसमें एज जो है वो हम लोग भी दे रहे हैं, और सभी तमाम एग्जिट पोल में वहाँ कांग्रेस को ही एज मिला है। लेकिन अब वो फाइनल क्या है वो तो आरती को पता चलेगा। लेकिन हमने बनिहाल सीट जो है वो कांग्रेस को दी है, और उसकी वजह भी बताई है कि वहाँ पर जो फ्रेंडली मैच था एनसी और कांग्रेस का, और जो बयानबाजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ वहाँ पर वकार रसूल वानी ने की, उन्होंने तो कहा था कि एक बार आके जहाँ पे बता दें, लगता है शायद कि कौन सा काम बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा है। तो अब आगे चलते हैं, दूसरी विधानसभा कौन है। मगर देखना बड़ा अहम होगा कि अगर सरकार इन दोनों पार्टियों की बनती है, जैसे बड़े सारे एग्जिट पोल्स ने बोल दिया है कि बना सकते हैं, तो फिर देखना अहम होगा कि अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आते हैं तो विकार रसूल वानी को कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है क्योंकि कैबिनेट में बैठना तो साथ में है। तो देखिए सियासत में जैसा भूल जाते हैं, तो चलिए जब एक बार जीत जाते हैं, जब वहाँ पहुँच जाते हैं विधानसभा के भीतर। बनिहाल को हमने फिलहाल रखा है जो अपने सर्वे में ऊपर रखा है। और अब रामबन चलते हैं। रामबन भी बड़ा अहम रहा है इस बार। रामबन में क्या कहा जाता है कि MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बहुत ही क्लोज माने जाने वाले राकेश ठाकुर को जब बीजेपी ने टिकट दी थी, तो बीजेपी ने बाकी और चीज़ें नहीं देखी कि वहाँ पर उनका क्या मुकाम है। युवा चेहरे तो हैं राकेश ठाकुर, और उनके लिए 2 से 3 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद प्रचार करने भी गए। तरुण चुग ने भी प्रचार किया, राजनाथ सिंह उनके लिए रैली करने भी आए। मगर मुकाबला उनका अपनी ही पार्टी के सूरज सिंह परिहार है, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और इतनी बड़ी रैली कर दी वहां पर नॉमिनेशन भरते जाते हुए कि लगने लगा कि रामबन में बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। लेकिन इसमें डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जो अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह और अशोक कुमार कांग्रेस के भी हैं शायद, नहीं अर्जुन सिंह है यहाँ पर, वो एनसी के खाते में, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस भाजपा है। क्योंकि एक तरफ जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा जो रेबल है सूरज सिंह परिहार। जो परिहार का काफिला था, जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में हमने बात की थी कि उनके काफिले कैसे बढ़ रहे हैं, लोग उनके साथ कैसे चल रहे हैं, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसा था जिसने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा और एक बड़े लीडर की जो रैली थी होम मिनिस्टर की थी जो चंद्रकोट में थी, उससे ज़्यादा भीड़ उसने अपनी रैली में इकट्ठा कर दी। अब ये वोटों में तब्दील करवा पाते हैं या नहीं, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर होंगे फाइट दोनों के बीच में है। और कहीं दोनों के बीच में एनसी का जो अर्जुन सिंह है वो बाजी ना मार जाए, क्योंकि जो रामबन के समीकरण है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में भी है। जो लड़का अर्जुन सिंह है उसका अपना बहुत रसूख है, और पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से सीट जीती भी हुई है। और इस बार फायदा ये भी उनको रहेगा कि रामबन से कुछ गूल का इलाका निकल भी गया है। तो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी छोटी हुई है पहले से, और खास तौर पे जो डोडा वेस्ट बनी है उसमें भी काफ़ी इलाका चला गया है। तो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी हुई है, और उस अब हाईवे के दोनों तरफ रहने वाली सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूंसी रह गई है, चिनाब के साथ और हाईवे के साथ। तो रामबन में ये फ़ायदा है। और दूसरी ओर जैसे हमने सूरज सिंह परिहार का नाम लिया, वो काफ़ी देर से मेहनत कर रहे थे टिकट के लिए भी, और राकेश ठाकुर समझ लीजिए नंबर 2 या 3 पे थे पैनल में। जब उनको टिकट मिल गई तो वहाँ भी काफ़ी हो हल्ला हुआ, बीजेपी के भीतर भी हो हल्ला हुआ। और जब वहाँ का जो सर्वे है हमारा वो ये कहता है कि बीजेपी का बहुत सारा काडर बीजेपी से ही नाराज़ हुआ, और शायद उस काडर ने कहीं रेबल को सपोर्ट ना कर दिया हो। और अगर कर दिया होगा, जिस तरह से उनकी रैलियां दिख रही थी, क्योंकि चुनावों से 2 दिन पहले भी एक बड़ी रैली उन्होंने की थी, शक्ति प्रदर्शन किया था, और उस दिन वहाँ राजनाथ सिंह भी पहुँचे हुए थे। तो राजनाथ सिंह की रैली में जितनी भीड़ थी उतनी ही भीड़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में थी। इसलिए हमने इस सीट को फिलहाल इंडिपेंडेंट के खाते में रखा हुआ है। मगर बीजेपी मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, राकेश ठाकुर भी मुकाबले में है, तो इसलिए दोनों में से कोई ना कोई 50-50 पे हम ये मान सकते हैं मुकाबला है। तो ये हमारा जो कुल मिलाकर 8 सीटों का आंकलन हमने आपको बता दिया। 3 जिलों का, तीनों जिले जो पहले फेज में वोटिंग जहां हुई थी। करीबन 1.5 घंटे बाद हम 3-3:15 आपके सामने फिर आएंगे, जो दूसरे फेज के चुनाव हमें मैं देख रहा हूं लगातार बात हो रही है। बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत लोग तो उधमपुर वालों को 5-5:30 तक इंतजार करना होगा। वो जो लास्ट फेज हम तीसरे लाइव में करेंगे। 3-3:15 बजे हम आपके सामने दोबारा आएंगे, रियासी, राजौरी और पुंछ की बात करेंगे। तब तक के लिए आप भी अपना
ज़रा पेन पेंसिल लेके खंगाल लीजिए, अर्थमेटिक क्या बनता है आप हमें डीएम करके बता दीजिए, आपके सामने आगे आपके सामने फिर चर्चा करेंगे। और आज का संडे जो है ये समीकरणों का संडे, आंकलन करने का संडे है, क्योंकि परसों ट्यूसडे को, मंगलवार को, तो इस समय तक जिसका भी मंगलमय होना होगा हो चुका होगा, और जिसका मंगल खराब होगा वो भी दिख चुका होगा। और साथ में हमारी ये भी अपील है कि जितने लोग आप हमें देख रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कृपया हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। और हम आपको ये वायदा करते हैं, आपको ये पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो भी हम आपको बताएंगे वो हमें अपना अध्ययन किया हुआ है। हम आपको जो बताएंगे वो अपना अध्ययन किया हुआ है, और साथ में हम इसको कभी भी कंफर्म नहीं करते कि वो जीतेगा या हारेगा। हम आपको समीकरण बताएंगे, एज बता रहे हैं, एज बता रहे हैं, वहाँ पर ज़मीनी हालात क्या थे। उसके बाद क्योंकि वोटर को कोई समझ नहीं पाया किसको वोट डाल दिया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमारे पास है हम उसके आधार पर आपसे कह रहे हैं आप वेट करिए। और मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ वो कर लीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।